देखिए दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वह यह है कि वसीयत का प्रारूप किस प्रकार से तैयार किया जाता है, अर्थात वसीयत किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से लिखी जाती है, वसीयत में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए और कौन कौन सी बातें नहीं लिखनी चाहिए, किस संपत्ति की वसीयत हो सकती है, कौन वसीयत कर सकता है। तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि कानून की ऐसी जानकारी सभी लोगों तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वसीयत होती क्या है। वसीयत वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति के भविष्य का मालिक तय करता है। जिसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि रामलाल के पास कोई खेत है और रामलाल के 3 बेटे और 1 बेटी भी है। अब रामलाल यह चाहता है कि उसके मरने के बाद उसका जो खेत है वह उसके 3 बेटे और 1 बेटी को ना मिलते हुए केवल उसकी बेटी को ही मिले। तो इसके लिए रामलाल को क्या करना पड़ेगा कि अपने उस खेत की वसीयत अपनी बेटी के नाम करनी होगी। जब रामलाल अपने खेत की वसीयत अपनी बेटी के नाम कर देता है और बाद में रामलाल की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस वसीयत में लिखे खेत को रामलाल की बेटी को अपने नाम पर करवाने का अधिकार रहेगा। अब देखिए, यह समझ लेते हैं कि वसीयत कौन कर सकता है। तो हर वह व्यक्ति वसीयत कर सकता है जिसके पास कोई संपत्ति हो और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो। मेरे कहने का आशय यह है कि वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए जो अपनी संपत्ति की वसीयत किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कर रहा है। अब यह समझ लेते हैं कि वसीयत किस संपत्ति की जा सकती है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी स्व अर्जित संपत्ति अर्थात अपने स्वयं की मेहनत और परिश्रम से प्राप्त की गई संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार है। यदि कोई संपत्ति शामिल आती है तो उस शामिल संपत्ति में से कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से तक की वसीयत कर सकता है। तो उस शामिल संपत्ति में से कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से तक की वसीयत कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई संपत्ति पैतृक अर्थात दादा परदादाओं के समय से उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती आ रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई संपत्ति परिवार के मुखिया के नाम पर है तो वह परिवार का मुखिया उस संपूर्ण पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। वह केवल अपने हिस्से तक ही वसीयत कर सकता है। पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे तय होता है, यदि आपको जानना है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे तय होता है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब देखिए, अक्सर लोगों के मन में एक सवाल और उठता है कि क्या वसीयत लिख देने से जिसके पक्ष में वसीयत लिखी है वह संपत्ति उसकी हो जाती है। जैसे कि रामलाल अपनी बेटी के पक्ष में अपने खेत की वसीयत कर देता है, तो क्या वसीयत लिख देने से ही रामलाल का खेत उसकी बेटी का हो जाएगा? तो यह बिल्कुल गलत सोचना है, क्योंकि वसीयत लिख देने से वसीयत में लिखी संपत्ति का मालिक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। जब तक वसीयत लिखने वाला व्यक्ति जीवित है तब तक वह संपत्ति वसीयत लिखने वाले की ही रहेगी, अर्थात रामलाल की ही रहेगी, और उसका उपयोग, उपभोग तथा उसका अंतरण या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवहार करने का अधिकार रामलाल अर्थात वसीयत लिखने वाले को ही रहता है। वसीयत लिखने वाला चाहे तो अपने जीवन काल में उस वसीयत में लिखी संपत्ति को बेच सकता है, उसका अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग, उपभोग कर सकता है, उसमें से किसी हिस्से को बेच सकता है या अपनी मृत्यु से पूर्व उस वसीयत को निरस्त भी करवा सकता है। अगला प्रश्न लोगों का यह रहता है कि क्या वसीयत रजिस्टर्ड होना ही जरूरी है? तो देखिए, इसके लिए बहुत स्पष्ट है कि वसीयत न तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है ना ही नोटराइज्ड जरूरी है। तो देखिए, कानून अनुसार वसीयत केवल सादे कागज पर और 2 गवाहों के समक्ष भी लिखवाई जा सकती है। अगला प्रश्न है
कि क्या वसीयत लिखने वाले की मृत्यु के तुरंत बाद वसीयत में लिखी संपत्ति वसीयत जिसके नाम पर लिखी है उसे प्राप्त हो सकती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए उस वसीयत को न्यायालय में सिद्ध करना होगा कि वास्तव में इस प्रकार की कोई वसीयत वसीयतकर्ता के द्वारा गवाहों के समक्ष लिखी गई थी। यदि न्यायालय में साबित हो जाता है तो वसीयत में लिखी संपत्ति वसीयत ग्रहीता के नाम पर हो सकती है, और यदि वह सिद्ध नहीं होती है, अर्थात वसीयत सिद्ध नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उस वसीयत में लिखी संपत्ति वसीयत लिखने वाले के सभी वारिसों को प्राप्त होगी। अर्थात जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रामलाल के 3 बेटे और 1 बेटी है, और रामलाल की बेटी के नाम पर यदि वसीयत लिखी गई है और रामलाल की बेटी उस वसीयत को न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में रामलाल के चारों बेटे और बेटियों को वह संपत्ति प्राप्त होगी। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत में कौन सी बातें लिखनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं लिखनी चाहिए। वसीयत में कभी भी बेवजह की बातें नहीं लिखनी चाहिए, और जहां तक हो सके वसीयत संक्षिप्त होनी चाहिए। वसीयत में जितनी अधिक बातें लिखी जाती है तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उन बातों को न्यायालय में सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जहां तक हो सके वसीयत का प्रारूप छोटा और सारगर्भित होना चाहिए, और वसीयत में संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब हम यह समझ लेते हैं कि वसीयत का प्रारूप कैसा होना चाहिए ताकि उसको न्यायालय में आसानी से प्रमाणित किया जा सके और किसी प्रकार की बेवजह की परेशानियां उसमें उत्पन्न ना हो। तो आइए समझ लेते हैं कि वसीयत का प्रारूप किस प्रकार का हो।
तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।